आवाज आ रही पहले से देखो, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी नेटवर्क के न्यूज चैनल पर। अभी हम मौजूद हैं फर्रुखाबाद के संकिसा में, बुद्ध तथागत बुद्ध की पावन धरती पर हम लोग अभी मौजूद हैं, वाईबीएस सेंटर पर। और हमारे साथ संकिसा के जाने माने लोगों में से एक सुरेश बौद्ध जी हमारे साथ हैं। इनसे चर्चा करते हैं थोड़ी। कल और परसों 2 दिन 27-28 अक्टूबर को यहाँ पर, जैसा कि आपको पता ही होगा कि बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है और काफी लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। बौद्ध अनुयायियों का सबसे बड़ा कार्यक्रम पूरे भारत में होता है। तो सुरेश बौद्ध जी हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा करते हैं, संकिसा के बारे में जानेंगे, क्या संकिसा का इतिहास है। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमो बुद्धाय, आप सबों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि अभी बुद्ध महोत्सव आ रहा है, तो काफी लोग ऐसे हैं जो जिन्हें संकिसा का इतिहास नहीं पता है कि संकिसा में हुआ क्या था, आखिर यहाँ पर बुद्ध महोत्सव मनाया क्यों जाता है और संकिसा का इतिहास क्या है। कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। इतिहास की बात करते हैं तो संकिसा शाक्यों की राजधानी थी और बहुत भगवान बुद्ध से तो कई 100 वर्ष पहले से ये राजधानी थी। संकिसा के इतिहास की जब बात करोगे तो यहाँ पर शाक्य लोग जो है वो कपिलवस्तु से संकिसा रहा था आगे। शाक्यों की 3 जगह इनकी राजधानियां थी। मेन राजधानी थी वो कपिलवस्तु में थी। कपिलवस्तु से कालांतर में कुछ लोग संकिसा आए थे और कपिलवस्तु से ही कालांतर में कुछ लोग देवदय गए थे। वो कोली जंगल में रहते थे, इसलिए उनको कोलीय कहा गया। और वहाँ पीपल की अधिकता थी, इसको पिपली वन भी कहा जाता था। और मोरा नाम की वहाँ एक लड़की, और मोरों की अधिकता थी तो एक लड़की का नाम उन्होंने मोरा रखा था। अब मोरा से ही ये मौर्य वंश की उत्पत्ति होती है, एक अलग कहानी है। तो संकिसा के इतिहास की बात करता हूँ तो पहले कपिलवस्तु जीवित हुआ, वहां से संकिसा को जन्म मिला। और उसके भगवान बुद्ध के आने के कई 100 वर्षों से पहले से संकिसा में शाक्य राजा होते रहे। तो जब यहाँ के राजा दीर्घ शक्र थे, उस समय भगवान बुद्ध तुषित देवलोक से अपनी माँ प्रजापति महामाया को प्रवचन दे करके, अभिधर्म का प्रवचन दे करके संकिसा में आए थे। संकिसा में आने का आमंत्रण सारिपुत्र और मोदगल्या ने भगवान बुद्ध को दिया था। उस समय 500 अरहत भिक्षु संकिसा में वर्षावास कर रहे थे। तो संकिसा में जिस दिन वर्षावास खत्म होता है, उस दिन भगवान बुद्ध को यहाँ पर सारिपुत्र मोदगल्या ने आमंत्रित किया था। और वर्षावास के समापन वाले दिन भगवान बुद्ध ने आकर के यहाँ भिक्षुओं के बीच में प्रवाड़ा उत्सव पर, जिसे प्रवाड़ा कहते हैं, जब वर्षावास खत्म होता है तो भिक्षु एक साथ इकट्ठे होकर के अपने अपने बिहारों के लिए जाते हैं। और वो 3 महीना एक साथ इकट्ठे रहेंगे। फिर उसके बाद प्रवाड़ा का दिन खत्म करने के बाद अपने अपने देश में, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने बिहारों पे चले जाते थे। ऐसी भगवान बुद्ध के समय से परंपरा थी। तो भगवान बुद्ध उसी दिन, मतलब जो कल परसों दिन आ रहा है, तो उस समय पूर्णमासी के दिन संकिसा में आए थे और संकिसा में आकर के उन्होंने अभिधर्म की देशना दी थी। तो उस समय प्रजापति गौतमी थी यहाँ पर, जो भगवान बुद्ध की मौसी थी। वो आंखों से थोड़ा सा उनका आई साइट कमजोर हो गया, अंधी हो गई। तो लोगों ने जब कहा कि तुम्हारा बेटा आ रहा है, तुम्हारा बेटा संकिसा आ रहा है, गौतम बुद्ध हो गया, तो उसके मन का जो भाव था ऐसा था कि बेटा आ रहा है ठीक है, लेकिन हम बेटा को देखेंगे कैसे, मेरी तो आंखें ही नहीं है। और उनके मन में था कि मैं भी अपनी आंखों से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का दर्शन करूं, मेरा भी कल्याण हो। तो ऐसी भावना जब भगवान बुद्ध ने, क्योंकि भगवान बुद्ध तो लोक विद्वानुत्तरे कहे जाते हैं, तो लोगों की जानने वाले थे। तो मौसी की भावना को उन्होंने जाना, तो इसलिए भी वो तुषित देवलोक से माँ को प्रवचन करने के बाद संकिसा आए थे। ये संकिसा के 2 कारण थे। तो एक तो मौसी के की भावनाओं को समझ करके मौसी को भी कल्याण चाहिए था, दूसरा भिक्षुओं की भावनाओं को समझ करके सारिपुत्र मोदगल्या ने उन्हें आमंत्रित किया था। तो ये 2 कारण, मुख्य कारण थे यहाँ संकिसा में आने के। बुद्ध जब आए तो जैसे जब कोई बड़ा आदमी आता है ना, तो लोगों को बैठाने की तैयारी होती है। जब किसी घर में बारात आती है तो लोग बैठाने की कुर्सियाँ उर्सियाँ डालते हैं, यहाँ पर फलाने बैठेंगे, यहाँ मंत्री बैठेंगे, यहाँ दूल्हा बैठेगा, यहाँ समधी बैठेंगे, यहाँ इस तरह तैयारी करते हैं। ऐसे ही राजा ने तैयारी की थी। क्या क्या तैयारी की थी? भगवान बुद्ध आएंगे तो उनके साथ बहुत सारे लोग आएंगे, तो राजा ने भिक्षुओं के लिए अलग विहार बनवाए। और अरहत भिक्षु जो बड़े बड़े होते थे उनके लिए अरहत सराय बनवाई, जो आज अगत सराय कहते हैं ना, ये अपभ्रंशित रूप है।
अरहतों की सराय थी यहाँ, आगेतिया वगैरह गांव है ना, अरहतों की सराय थी। नहीं, ये एटा में चला जाता है। और इधर पकना बिहार गांव है, बिहार बिहार बोलते थे। और बड़ा बिहार था, जो छोटे बिच्छू थे उनको वहां पर रखने का व्यवस्था किया था। और ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन, ये बौद्ध साहित्य में है, शरद पूर्णिमा के दिन सांकास्य नगर के पश्चिमी नहीं सांकास्य नगर के दक्षिणी दिशा से तथागत गौतम बुद्ध ने सायकाल में संकास्य नगर में प्रवेश किया था। संकट से मतलब संकिसा। संकिसा गांव नगर में प्रवेश किया था। किधर से? पूर्णमासी के दिन दक्षिणी संकिसा नगर के दक्षिणी दिशा से सायकाल में संध्या के समय प्रवेश किया था, ऐसा कहा जाता है। तो हमारा आज ये स्तूप देखते हैं तो संकिसा जो नगर है उसके दक्षिण में है। तो और दुनिया के बौद्ध जो आते हैं तो भगवान बुद्ध की आने की प्रतीक्षा करते हैं शाम के टाइम। ये जो यहाँ का इस तरह का हमारे साहित्य में देखने को मिलता है। इसके बाद प्रजापति गौतमी ने सोचा कि मैं तो अंधी हूँ, मैं देख नहीं सकती, मैं तो तब जानूं कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुआ कि मैं उन्हें अपनी आंखों से देखूं। ये उसकी भावना थी मन की। तो उनको भी बैठाया गया, बिच्छू एक तरफ बैठे, बिच्छुड़ियां बैठी, राजा बैठे और रंक लोग भी थे, आम जनता थी, सारे लोग बैठे थे, भगवान बुद्ध के आने का इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त क्या होता है, एकाएक प्रजापति गौतमी खड़े होकर के बड़े चौंक करके खड़ी होती है। और वैसे ही जब जनता का नजर उधर घूमता है तो देखता है कि वो भगवान बुद्ध उसी के सामने खड़े हैं। तो लोगों को एक आश्चर्य हुआ, ये तो अंधी है, इतने सबसे पहले देख करके हमने नहीं देख पाया, इसने सबसे पहले देख करके भगवान बुद्ध को कैसे अभिवादन कर दिया। तो लोगों को के दिमाग में एक इम्प्रेशन बना उसका। तो लोगों के दिमाग में जो डाउट थे वो खत्म हुए। उसके बाद सारे लोगों ने देखा। तो कालांतर में क्या होता है, वो जो अंधी थी उसने अपनी आंखों से देखा। तो धीरे 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 करके वो देवी का रूप लिया इधर। आज भी कहते हैं ना संकिसा बेसारी देवी। बेसारी देवी का मतलब क्या? जहां विष का हरण हो गया हो, जिसकी आंखों का विष का हरण हो गया, वो कौन थी? प्रजापति गौतमी। आज ब्राह्मण लोग झगड़ा करते, जगह भगवान बुद्ध की मौसी है बेसारी देवी है, वो मौसी भी बताते हैं, बेसारी देवी बताते हैं। और हम लोग भी कहते हैं ना कि प्रजापति भगवान बुद्ध की मौसी थी और वो अंधी हो गई थी, भगवान बुद्ध को देखते ही उनकी आंखों का विष का हरण हो गया, इसलिए इसका कालांतर में इसका नाम बेसारी देवी पड़ गया। और आज मान्यता ये है इलाके में कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, उसके बच्चे को आंख में जब कोई परेशानी होती है तो माँ मनौती करती है, वो पैसा उतार के रखती है, कहती है बेसारी मैया मैं तुझे खीर खिलाऊंगी, मेरे बच्चे की आंखें ठीक हो जाए। तो आती है यहाँ और वो 3 परिक्रमा करती है ऊपर, और वहां अपना पैसा, खीर, पूड़ी जो भी है वो चढ़ाती है। ये मान्यता है लोगों के अंदर, और उसकी ठीक होती है कि नहीं होती है, मान्यता तो मान्यता। तो आज भी वैसे ही लेकर के बेसारी देवी का के नाम से ये हो चल रहा है। इससे उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद सम्राट अशोक तो भगवान बुद्ध के पक्के चेलों में से राजा हो गए। हालांकि अशोक से पहले तो राजा बिंबिसार से लेकर के निरे चेला उनकी हुए थे, लेकिन सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के पूरे धम्म का अध्ययन किया, 84,000 सूत्रों का अध्ययन करने के बाद फिर सम्राट अशोक संकिसा भी आते हैं। वहां पर उनकी माँ की याद में और मौसी की याद में, एक माँ वो थी जो 7 दिन के बाद खत्म हो गई और जन्म दे गई, और एक माँ वो थी जिसने जीवन पर्यंत उसको पाला था, वो प्रजापति वही थी। तो माँ की मेमोरी में उन्होंने गज स्तंभ लगाया था, जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये गज स्तंभ लगा हुआ है। ये वहाँ टूट गया है तो इसको मैं पूरा खड़ा कर दिया। ये विश्व का सबसे ऊंचा गज स्तंभ बनाया। वहाँ पे जो छोटा बना था कुछ लोगों ने, वहाँ 17 हाथ का था, और जहां पर अभी रखा हुआ है ना, वो टूटा हुआ पिंड कहीं पड़ा था। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय, भारत में पुरातत्व का फादर माना जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, लंदन के। उन्होंने आकर के यहाँ खुदाई कराई, इसको कहीं पाया, और पाकर के उन्होंने क्या काम किया, इसको लोहे की सलाखों में सुरक्षित कर दिया, जो आप देख सकते हो वहां जाकर के। तो ये इसके नीचे की स्टिक का पता नहीं है अभी, ऊपर ही ऊपर का हाथी आती है। तो लोग आश्चर्य में हो जाते हैं कि सम्राट अशोक ने तो शेर लगाया था, ये हाथी कहाँ से आ गया। तो हाथी जो है अपनी माँ की याद में, भगवान बुद्ध की माँ की याद में, उनके जन्म की याद में उन्होंने यहाँ पर गज स्तंभ बनाया था अशोक ने। तो जो आज भी खुदाई में निकला हुआ है, उसी की कॉपी हम लोग यहाँ बनाए।
उसके बाद अशोक ने और क्या किया था, वहां पर देखिएगा टीला हो गया है, टीला बना हुआ। टीला है ना, वो स्तूपा है, उसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं, बौद्धों को उस पर चढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं वो चढ़ जाते हैं। इससे जानकारी नहीं है, और भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, दुनिया भर की चीजें हैं, लोगों को मानता नहीं है, लोग जानते नहीं है, भगवान बुद्ध की पवित्रता नहीं समझते हैं, लोग जाते हैं। तो इस तरह का है। और कई हमारे ही देश में आप बोधगया जाइए, आप कुशीनगर जाइए, सारनाथ लुम्बिनी चले जाइए, यहाँ बेल्ट मेंटेन करके रखा है पुरातत्व विभाग ने, कोई चिड़िया तक नहीं चढ़ सकती है वहाँ। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लोग झगड़े करते हैं, तो इसलिए उसकी खुआरी है, इसलिए इस इलाके की खुआरी है, उसी का तो अपराध लग रहा है पूरे इलाके को। तो सम्राट अशोक ने वहाँ स्तूप बनवाया बहुत सुंदर। जो उसके बाद क्या होता है, चाइनीज यात्री हुइनसांग, फायान, इत्स्यान पैदल चल करके वहाँ से चाइना से संकिसा आए, उन्होंने हिस्ट्री लिखी, पूरे भारत में घूमे, वो भी यहाँ आए। उसके बाद सर अलेक्जेंडर कनिंघम आए, उन्होंने इसे खुदाई करी, रिपोर्ट लगा के रखी। तो आज सारे प्रूफों से तो यही है, और पूरे वर्ल्ड के लोग आ जाते हैं। आज देखिए 7-8 देशों के लोगों ने यहीं सामने देखिए, कंबोडिया दिख रहा है, उधर बर्मीज 2-2 बने हुए, श्रीलंका वाला है, जापान वाला है। तो लोगों ने, विदेशी लोग आकर के, क्यों यहाँ हिंदू है इसलिए नहीं, यहाँ भगवान बुद्ध का जगह है, और 7वां वो 8 तीर्थ स्थलों से एक तीर्थ स्थल है यहाँ, और यहीं पर भगवान बुद्ध ने अभिधर्म की देशना पहले दी थी, इसलिए इस जगह को अभिधर्म स्थल भी कहा जाता है, अधर्म की जननी भी कहा जाता है। संकिसा बौद्ध और जगह भगवान बुद्ध ने थोड़े थोड़े प्रवचन किए हैं, लेकिन यहाँ अभिधर्म पे भगवान बुद्ध ने ये 45,000 प्रवचन किए हैं। 45,000 अभिधर्म के सूत्र हैं, और विनय पिटक और सूत्र पिटक में बांट दीजिए तो अलग अलग हैं, कम कम है, लेकिन विनय पिटक सबसे तगड़ा है। और विनय पिटक बहुत कठिन चीज है, जो आम आदमी की समझ में नहीं आ रहा। तो मोटा मोटी तो संकिसा का एक इतिहास रहा। संकिसा जहाँ गांव बसा देखते हो, ये पूरा का पूरा बिहार में तब्दील था, ऐसा फायन ने देखा था। राजा ने उसे न्यौछावर कर दिया भिक्षुओं को, तो सारा का सारा राज खानदान इधर उधर बस गया है, और यहाँ पर जो है भिक्षु इसमें रहने लगे। तो कालांतर में देखिए, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, उदंतपुरी, साकेत, संकिसा, ये महाविहार बने। महाविहार का मतलब होता है आज का विश्वविद्यालय। पहले विश्वविद्यालय नहीं कहा जाता था, पहले महाविहार कहे जाते थे, क्योंकि बिहार शिक्षा के केंद्र थे। तो आज जो उसमें से एक संकिसा भी था, 3,000 भिक्षु यहाँ पढ़ाई किया करते थे। अब आप कल्पना करिए कि 3,000 तो आज इकट्ठे कहीं हो जाए तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ क्या हो गया। अब समझिए 3,000 भिक्षुओं के रहने का कितना बड़ा रेडियस रहा होगा। यहाँ पर 12 किलोमीटर के रेडियस में भिक्षु लोग रहते थे। और ये यहाँ से ये बिलसड़ पड़ता है, अतरंजी खेड़ा पड़ता है, और इधर पखना गांव पड़ता है, गेतिया पड़ता है, उसूली गांव है हमारे यहाँ बगल में, बहुत सारी जगह हैं जो भिक्षुओं के रहने की थी। तो इसलिए संकिसा अब एक अलग बात है कि सरकारों की तरह से उपेक्षित रहा है, और यहाँ पर जो यहाँ का जो पॉलिटिकल लीडर में कोई इच्छा शक्ति इसलिए नहीं रही शायद कि वो डिस्प्यूटेड किया है मनवादियों ने और बुद्धवादियों ने। और जबकि पुरातत्व विभाग का जगह है, पुरातत्व विभाग को आना चाहिए, आकर के इसका खुदाई उदाई करा करके इसको बढ़िया से इसका विकास करना चाहिए। अब पुरातत्व विभाग कहता है कि साहब वहाँ झगड़ा है, अरे झगड़ा है तो जगह तो तुम्हारी है, वो जो झगड़ा करने वाले ब्राह्मणों की वो जगह नहीं है, और झगड़ा करने वाले शाक्यों की भी वो जगह नहीं है, वो जगह पुरातत्व विभाग की है। और एविडेंस देखें ऐतिहासिक तो भगवान बुद्ध से वो जुड़ी हुई है, इसलिए पूरी दुनिया आज सरकार भी उस पर काम कर रही है। लेकिन वो एक अलग बात है कि जब तक क्षेत्रीय नेता नहीं होता है, क्षेत्रीय जनसमूह विकास की बात नहीं करता है, तब तक चीजों का विकास नहीं होता है। तो छोटी मोटी बात ये है संकिसा की। बहुत बहुत धन्यवाद संकिसा के बारे में पूछने के लिए। कुछ इसके बारे में बता दीजिए, जो हमारे पीछे अशोक की लाट लगी है, ये मतलब इतनी बड़ी लाट बनवाने का क्या उद्देश्य है यहाँ पर? देखिए, हम उस खानदान से जिसने बड़े बड़े काम किए, ठीक। लकीरें 3 तरह की होती हैं। एक दार्शनिक ने कहा है कि एक लकीर वो जो पत्थर पे खींची जाती है, जो कभी मिटती नहीं है, तो वो पत्थर पे खींची लकीर मेरे दादाओं ने। सम्राट अशोक के पत्थर पे लिखा गया अखबार अभी तक मिटा नहीं है, तो ये पत्थर पे लकीर है और ये कभी मिट नहीं सकती है, एक वो लकीर। दूसरी लकीर होती है जो बालू पे खींची जाती है। समुद्र के किनारे जाइए, मेरे बच्चे वो बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, इधर बनाए हवा आई उधर खत्म हो गए, इधर बनाए उधर खत्म हो गए। इस तरह से दूसरी लकीर होती है बालू पे लकीर, और तीसरी लकीर होती है पानी पे लकीर। पानी पे लकीर खींचते हैं तो कितने मिनट चलती है? नहीं चलती है ना। तो ठीक वैसे ही है, ये 3 लकीरें हैं।
पानी पर लकीर, बालू पर लकीर और पत्थर पर लकीर। तो मैंने ये पत्थर पर लकीर खींची है। वर्ल्ड में कोई इतना ऊंचा अशोक गज स्तंभ नहीं बनाया। मैं पहले थाईलैंड में गया, देखा कि 35 फीट का है। श्रीलंका में भी गया, पता करा कि अमेरिका में थोड़ा है, अमेरिका में 45 फीट का है। तो मैंने कहा बेटा वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बनाऊंगा, क्योंकि सम्राट अशोक ने ये सारी चीजें बनाई थी सबसे पहले वर्ल्ड में। तो उन्हीं की स्मृति में वही गज स्तंभ जो यहाँ बना था उसको मैं 80 फीट का बनाया। 80 फीट का होने से वर्ल्ड में इतना बड़ा कोई स्तंभ नहीं है, न गज स्तंभ है, न लोइन वाला है और ना ही हाथी वाला है और न घोड़ा वाला है। सम्राट अशोक ने 4 बनाए थे, एक शेर, एक हाथी, एक बैल और एक घोड़ा, उनमें से एक भी नहीं है। तो ये इतिहास है संकिसा का, पुनर्जीवित किया है मैंने। और ये भले ही लोगों में थोड़ी देख के निकल लेते हों, लेकिन 100 साल के बाद ये हमारा पिलर संकिसा में दर्शनीय होगा, यहाँ का इतिहास होगा और यहाँ के लोगों की रोजी रोटी होगी। जिस तरह से जब ताजमहल बन रहा था तो क्या हुआ था जानते हो? शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने जेल में डाल दिया था। बोल रहा था कि सारा पैसा खर्चा कर देगा। लोग उसे मूर्ख बता रहे थे, लेकिन ये औरंगजेब को ये नहीं मालूम था कि ये विश्व का 7वां अजूबा बनेगा। ये औरंगजेब को ये नहीं मालूम था कि मेरे देश के लोगों की रोजी रोटी बनेगी। आगरा की रोटियां चलती हैं उस पर, जितना टूर एंड ट्रेवल दिल्ली से लेकर के वो पूरा चलता है। आगरा में 10,000 विदेशी ऑलवेज रहता है, डेली रहता है। तो ये कल्पना करते हुए आप देखिए मस्जिद, वो कौन सी आगरा में वो खड़ी है ना, वो लंबी कुतुब मीनार। आगरा में नहीं, सॉरी, दिल्ली में कुतुब मीनार है ना, वो लंबा लंबा है ना जी। क्या है उसमें? आज क्या है? कुतुब मीनार पर आगरा जो आता है, दिल्ली जो आता है, कुतुब मीनार जाता है। और रोटी बन गई है, पुरातत्व विभाग का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। तो ऐसे ही जो कोई दिल्ली आएगा, इधर कोई कलकत्ता आएगा, कोई बम्बई आएगा, तो संघ के साथ जरूर आएगा इस पिलर को देखने के लिए। ये मेरी हमारी ऐसी भावना है। और भविष्य में यहाँ पर इस रोड पर कितने हमारे गांव के लोगों को रोजी रोटी इस पिलर को लेकर के मिली होगी। ये जो बिहार दिख रहे हैं, ये 100 साल में नहीं रहेंगे, 200 साल में नहीं रहेंगे, क्योंकि सीमेंट बालू की उम्र ही इतनी होती है। लेकिन ये वही जो है पत्थर है चुनार का, जो 10,000 साल तक इसे कुछ भी नहीं होना है। अगर कोई भूकंप ना आया, टेढ़ा मेढ़ी धरती हो जाए तो ये गिर जाएगा, और गिरेगा तो उठा के कोई ले नहीं जाएगा, यहीं देखने लोग आएगा। अगर कोई फिर बिन लादेन पैदा हो गया, जैसे बामियाना में मूर्ति तोड़ा था, कोई बिन लादेन हो गया और डायनामाइट लगा के गिरा देगा, फिर पत्थर वो भी नहीं ले जाएगा, यहाँ से उठा रहेगा यहीं, हिस्ट्री यहीं के बताएगा। तो ये क्योंकि हमारे दादा परदादा लंबा सोचते थे। सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को चिरस्थायी बनाने के लिए शिलालेख बनवाए, स्तंभ बनवाए, विहार बनवाए, स्तूप बनवाए, पत्थर पे लेख लिख के लगा दिए। राजा तो आज अशोक समझ लीजिए कि 230 ईसा पूर्व वो जोड़ो 230 और ये 2000 ये जोड़ लो, 2023 22,000 वो मतलब 2200 वर्ष 2300 वर्ष हो रहे ना। ऐसे ही इतिहास जिंदा है। कल्पना करिए अशोक ने न किया होता तो सारा कुछ लगभग खत्म था। का स्तूप है ना, ईंटों का भट्टा कह करके लोग ईंट निकाल के अपना घर बना लिए। ये है ताकत इस वंश की, जिसके नाम से भारत का इतिहास जाना जाता है, जिसके नाम से भारत का दर्शन जाना जाता है, और जिसके नाम से आज की सरकार हो, चाहे आजादी से लेकर पहली सरकार हो, सबने बुद्ध का सहारा लिया है और सबने यही कहा कि बुद्ध के देश से आया हूं। और जब मेरे देश में कोई वीआईपी आया तो मेरी सरकार ने उसे बुद्ध की प्रतिमा भेंट की है, और मेरे देश के लोग जब भी बाहर गए हैं तो बुद्ध का नाम लिए हैं। इसलिए भारत की एक परंपरा है, भारत की संस्कृति है, भारत का इतिहास है, भारत की कला है बुद्ध। कोई भी इसी का सहारा लेता है। इसलिए यहाँ पर जो लोग इतने आ रहे हैं, कल से लेकर के परसों 3 दिन तक यहाँ 4 से 5 लाख लोग आता है। और कंडीशन ये नहीं कि साकी ही आता हो, हर कौम का आदमी आता है। यहाँ मुसलमान भी आएगा, पंडित भी आएगा, ठाकुर भी आएगा, सब क्रिश्चियन भी आएगा, सब आते हैं। क्यों? वो लोग बुद्ध की बातों से जुड़े हैं, वो बुद्ध की शिक्षा से जुड़े हुए, धर्म से नहीं।
और भारत में जब तक भगवान बुद्ध की शिक्षा रही, भारत बौद्धमय रहा। और जिस दिन भारत में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को धर्म बना दिया, समझ रहे हो, जिस दिन धर्म बना दिया वो उस दिन से पूजा पत्री में और एक बाउंड्री में खड़ा हो गया। और भारत की सीमा के बाहर इसलिए बौद्ध धर्म गया कि बौद्ध धर्म नहीं था, बुद्ध शिक्षाएं थी। आज की बुद्ध शिक्षा मान करके ही आज यूरोप के देशों में जा रहा है, अमेरिका के देशों में जाता है, क्रिश्चियन देशों में जा रहा है, मुसलमान के देशों। आप मुसलमान का एक ऐसा देश बता दीजिए जहाँ भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को, ध्यान को, साधना को, विपස්සना को करने वाले लोग ना हो। अच्छा इंटेलेक्चुअल मुसलमान, क्रिश्चियन इस कला को सीख रहा है। आज चर्चों में बुद्धिज्म पढ़ाया जा रहा है। तो आज के दुनिया में लोगों के पास मटेरियल है, लोगों के पास एनर्जी है, परमाणु बम में देख रहे हैं युद्ध हो रहा है, परमाणु बम है, न्यूक्लियर है, सारी चीजें हैं, पैसे है, हवाई जहाज है, लेकिन आदमी को मानसिक शांति कहाँ है? हमारे गांव की नीत आप मानिए, कौन हमारे देश की है वो अभी कुछ दिन पहले गई थी अमेरिका में, क्या कह रही थी? हम तो समझ रहे, अंग्रेजी बोल रही थी। आई केम फ्रॉम बुद्धास लैंड, द लैंड ऑफ बुद्धा, लाइक दैट इज टोल्ड। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ एक बार हमारे संकेसा में भी आके कह दें कि भारत बुद्ध की जमीन है। ये तो बड़ा बड़ा लोग कहेगा तो सब संसार मान लेगा। हमारे यहाँ संकेसा में आके, बोधगया में आके, राजगीर, नालंदा, वैशाली, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कहीं भी जाके बड़े सम्मान, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ कि कम से कम भारत की सीमा के बाहर उन्होंने कहा ना जाके, तो भारत में भी कहें। हमारे नरेंद्र मोदी बाहर भी कहते हैं और अंदर भी कहते हैं और करते भी हैं। लुम्बिनी में एक बुद्धिस्ट कल्चर सेंटर बड़ा बना रहे हैं, एयरपोर्ट फेयरपोर्ट बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ संकेसा के लिए, जो मैंने डिजाइन किया है, सरकार उस पर काम कर रही है, डिजाइन कर रही है, बताया हुआ है, गाइड किया हुआ मेरा है। इससे पहले अखिलेश ने भी इसको तरजीह दिया था, इसमें नक्शा तैयार किया था। बेचारी की सरकार चली गई, एक अलग, सॉरी उनकी सरकार चली गई तो एक अलग बात है। अब उस काम को ये कर रहे हैं, कोई भी सरकार आएगी इस जगह को विकसित करेगी। इसलिए ये सम्राट अशोक के जो स्तंभ हैं इस देश के लिए एक सिरमौर हैं। और स्पेशली जो सीना तान के कहते हैं कि मैं शाक्य हूँ और भगवान बुद्ध के कुल का हूँ। आप बुद्ध के कुल के तब हो सकते हो जब बुद्ध की शिक्षा की जानकारी हो। अगर बुद्ध शिक्षाएं नहीं जानते हो तो आप बुद्ध कुल के हो ही नहीं सकते हो। श्रीलंका का लोग, बर्मा, कोरिया, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड है, लेह, लद्दाख, कारगिल, पुंछ, दिसपुर, आसाम, वेस्ट बंगाल के जो लोग भगवान बुद्ध की शिक्षा को मानते हैं और जानते हैं वो हैं बुद्ध कुल के। इसलिए जो कहता है कि मैं शाक्य हूँ, बुद्ध कुल का हूँ, शाक्य होने का सिलेबस उसे जान लेना चाहिए कि शाक्य होने पर ये चीजें नहीं मालूम है तो वो शाक्य नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ अब कुछ लड़के ऐसे जवान लोग हैं, कुछ पढ़ लिख रहे हैं और अब तो हमने बच्चे विदेश में ही पढ़ने के लिए भेजे हैं, दूसरी यूनिवर्सिटियों में भेजे हैं और बुद्धिज्म के डिपार्टमेंट भी खुल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पढ़ना चाहिए। जो इस देश में, चाहे मुसलमान हो, इस देश की पैदावार, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, अगर इस देश में पैदा हुआ है वो भले ही संस्कृति से दूसरी संस्कृति को फॉलो करता हो, लेकिन इस देश का आदमी है। इसलिए उसे क्या करना चाहिए? बुद्धिज्म को जानना चाहिए, माने चाहिए। मेरे प्रोफेसर यूनिवर्सिटियों में चुटिया रखाए हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, गंडे बांधे हुए हैं, अंगूठियां पहने हुए और बुद्धिज्म नंबर 1 का पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, तो वो उनका प्रोफेशन है, उनकी जानकारी है, उनका कल्चर, उनका दर्शन, उनका धर्म तो कोई दूसरा है। तो ये आवश्यक नहीं है कि वो माने, लेकिन ये आवश्यक जरूर है कि भारत का है तो भारत के इतिहास को जाने। ये जो गज स्तंभ बना है ये मैं 20वीं सदी की बात करता हूँ। 20वीं सदी से जो मूवमेंट हुए हैं संकेसा के लिए, पूज्य भिक्षु थिकनाथन इधर इसी 2008 में आई थी, 21वीं सदी हो गई। और वो फ्रांस के रहने वाले, वो वियतनाम के रहने वाले और फ्रांस में उन्होंने अपना अभ्यास किया और वो भी इस जगह पे आए। 2008 में बुलाया था, 5 दिन के लिए 10,000 लोगों की भीड़ थी। अभी दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्तित्व बौद्धों के जो गुरु हैं, विश्व का गुरु कहा जाता है, परम पावन दलाई लामा जी, 2 बार बुलाया, 2015 और 2018, और तीसरी बार भी आने वाले हैं। उन्हीं के हाथ से ऐसे स्तंभ का उद्घाटन हुआ था 2015 में। 2011 में
मैंने ऐसे ही बनाना शुरू किया था और 2014 में तैयार किया था दिसंबर में, और जनवरी में इसका उद्घाटन किया था। तो ये जो संकिसा जो भूमि है ना, बड़े बड़े गुरुओं का आशीर्वाद हर सदी में मिलता रहा है, इसलिए लोगों को आना चाहिए संकिसा। और स्पेशली किनके लिए, अपने पितर जो होते हैं ना, अपने जो पूर्वज जो चले गए हैं, उनको ऑफरिंग के लिए आना चाहिए। भगवान बुद्ध भी श्रावस्ती से माँ के ऑफरिंग के लिए गए थे और श्रावस्ती से संकिसा मौसी के लिए आए थे। इसलिए हमारे जो लोग जितने हैं उनको मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्णमासी के दिन, अभी जो मेला हो रहा है परसों, मेला तो होते रहते हैं यार, निरे रामलीला लगे हैं, निरी जगह लोग जलेबी खा रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, ऐसा यहाँ भी होगा, ठीक। लेकिन आपका उद्देश्य है संकिसा नगर में भगवान बुद्ध आए थे, आप ये अपने घर से मान के चलिए कि बुद्ध आ रहे हैं और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, और बुद्ध आ रहे हैं, मैं उनसे मिलूंगा जा करके। तो आप आकर के उस स्तूप पे बैठिए, वहाँ पर आप अपना कुछ खीर बना के लाइए, पूड़ी बना के लाइए, फूल ले आइए, अगरबत्ती मोमबत्ती लाइए, लोगों को मिलिए और वहाँ पर लोगों को बांटिए। तो इस तरह से उस दिन आपको जरूरत नहीं है कि आप रात में भटकें, आप सुबह अपने घर से निकलो, 9 बजे तक आओ, 10 बजे तक आओ, आकर के स्तूप परिक्रमा करो, पूजा करो, यहाँ बहुत सारे बिहार हैं, बिहारों में घूमो, लोगों से मिलो, आप अपने घर जाओ। इसलिए इस मेला को, हमारा जो बौद्ध हेरिटेज है, हमारी जो बौद्ध संस्कृति है, हमारी जो बौद्धों की कला है, इस कला को लंबे समय से हम मेला के रूप में देख रहे हैं। मेला तो गांव के लोगों का मेल है, हर तरह के लोग उसमें आके एक दूसरे को मिल जाते हैं। तो मेला भी देख लो, मेला में मिल भी लो, और अपना धार्मिक जो लक्ष्य है, आपका जो सांस्कृतिक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लेकर के घर से चलिए और यहाँ पर उसी लक्ष्य के लिए आइए कि हमें भगवान से, बुद्ध से मिलने जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को पेशेंस के साथ सुना। तो दर्शकों का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि अभी तक आप लोग सुन रहे हैं, संकिसा का इतिहास जाना आपने, और जो भी महान विभूतियां रही हैं, जैसे कि तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, ये सभी लोग किस तरह से संकिसा से जुड़े हैं और संकिसा किस तरह से इन लोगों से जुड़ा है, ये सारा इतिहास आप लोगों ने सुरेश बौद्ध जी के मुख से सुना। तो धन्यवाद, बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं नई खबर के साथ। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।